मेरा नाम मालती चौहान है। मैं मुंबई शहर में अपने 2 बेटों के साथ रहती हूँ। मेरे पति को इस दुनिया से गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं और अब मेरे बुढ़ापे की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे दोनों बेटों पर ही है। लेकिन आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बड़े बेटे की शादी है। सभी रीति रिवाज के साथ मेरे बेटे की शादी हुई। एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की से हो गई और मेरी बहू दहेज में एक काम वाली अपने साथ लेकर आई और मुझसे बोली, सासू माँ, यह काम वाली हर समय आपकी बहुत सेवा करेगी। वह काम वाली सच में मेरी बहुत सेवा करती थी, लेकिन जब मैं उससे बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वह तो गूंगी है। मुझे उस काम वाली पर बहुत तरस आया क्योंकि वह काम वाली बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उसकी एक बात बहुत अजीब लगती थी कि वह हमेशा घूंघट में रहती थी और घर में सबसे पर्दा करती थी। लेकिन एक दिन गलती से मेरे छोटे बेटे ने उसकी शक्ल देख ली और मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। यह सुनते ही मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा कि माँ, यह लड़की वही है जिसने 7 मासूम लड़कियों को बहुत बेदर्दी से मेरे बड़े बेटे कमल ने आज फिर से अपनी शादी की बात छेड़ दी। यह वह मुद्दा था जिससे मैं हमेशा अपनी जान छुड़ाती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बड़े बेटे की शादी का शौक़ नहीं था, वह मेरा बड़ा बेटा था और हर माँ की तरह मेरे दिल में भी अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान थे। मैं अपने बड़े बेटे कमल की शादी बहुत धूमधाम से करवाना चाहती थी, लेकिन मेरी परेशानी भी वही थी जो आजकल सभी घरों में होती है। मेरा बेटा कमल अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि मैं उसकी पसंद की लड़की से अपने बेटे कमल की शादी करवाना चाहती थी। आज भी रात के वक्त घर आया तो उसने मुझे से ज़िद की और ज़िद करने लगा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, आप उसका रिश्ता मांगने के लिए उसके घर पर जाए। मैं खाना ख़त्म होने के बाद कहा कि भूल जाओ उस लड़की को क्योंकि तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करनी होगी। मेरी इस बात पर मेरा बेटा कमल गुस्से से आग बबूला हो गया और सीधे मुझसे कहने लगा कि आप एक बार उससे मिल तो सकती हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल अपने बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी जिसने शादी से पहले ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया हो। मेरा बेटा उस समय गुस्से में अपने कमरे के अंदर चला गया। मैंने सोचा कुछ दिन का गुस्सा है, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वह थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया और उसके हाथ में बंदूक थी। मेरे सामने ही उसने वह बंदूक अपनी कनपट्टी पर रख दी और चीखने लगा और मुझसे बोला कि आप मेरी शादी रंजना से करवाएंगे या नहीं। रंजना उस लड़की का नाम था जिससे मेरा बेटा शादी करना चाहता था। मैं तो अपने बेटे का गुस्सा देखकर पागल ही हो गई और मैं घबराते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? इसे नीचे रखो, गोली लग जाएगी। लेकिन मेरा बेटा उस समय बहुत जज्बाती हो रहा था और उसके लिए मुझे हार माननी ही पड़ी और मैंने उससे कहा कि ठीक है, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो मैं उसे देखने जाऊंगी। मेरे बेटे ने बंदूक नीचे रखकर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि वह बहुत अच्छी है, आप मेरी शादी के बाद उसे पर बहुत गर्व करेंगी। मैं अपने बेटे की बात मानकर उस लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर चली गई। वह लड़की मुझे बहुत सीधी सादी और अच्छी लगी थी। घर परिवार भी अमीर था। मैंने शादी की तारीख भी तय कर दी। शादी की तैयारियों के सिलसिले में 2-4 बार उनके घर गई थी, लेकिन हर बार एक ही काम वाली से मेरा सामना होता और उस काम वाली ने बहुत बड़ा सा घूंघट डाल रखा था। काम वाली की यह बातें मुझे अजीब लगती थी कि मेरी बहू ने मुझे बताया कि यह काम वाली बहुत अच्छी है और उनके हर छोटे बड़े काम यही संभालती है और यह बहुत अच्छी लड़की है। मैंने अपने बेटे और बहू से बहुत पूछने की कोशिश की कि
तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? मगर दोनों ने मुझे अलग अलग जवाब दिए और यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और कुछ भी हुआ। लेकिन अब क्या हो सकता था? शादी तो तय हो चुकी थी। शादी की तैयारियों में बहू की काम वाली ने बहुत हाथ बटाया था, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी। इसीलिए सारी तैयारियां भी उन्हीं दोनों लड़कियों ने मिलकर की थी। शादी के बाद जब मेरी बहू दुल्हन बनकर पहली बार हमारे घर आई तो मैं यह देखकर बहुत हैरान और परेशान हुई कि मेरी बहू ने अपने काम वाली को भी गाड़ी में अपने साथ पीछे बिठा लिया है। मैं और मेरा छोटा बेटा नकुल हम दूल्हे की कार के पीछे पीछे थे। मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ कि भाभी का अपनी काम वाली के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव नहीं है। क्या लोग अपनी काम वाली को इतना तो सर पर नहीं चढ़ाते जितना भाभी ने चढ़ाया हुआ है। यह बात तो पहले ही दिन से भी मुझे परेशान कर रही थी। यह बात भी अजीब थी कि वह दहेज में भी उसे काम वाली को अपने साथ लेकर आई थी। लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से कुछ बोल नहीं सकती थी। लेकिन उस काम वाली का मेरी बहू के साथ दहेज में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उस काम वाली के लिए मेरी बहू ने शादी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दिए थे। उन कपड़ों को पहनकर वह काम वाली लगती ही नहीं थी। मेरे कई रिश्तेदारों ने मुझसे कहा था कि साड़ी बंधे हुए घूंघट में लड़की कौन है। तब मैंने उन्हें यह कैसे बताती कि यह बनी ठनी लड़की मेरी बहू की काम वाली है। तो मैं बात को टालने के लिए उनसे कहा कि मुझे क्या पता कि लड़की वालों की तरफ से होगी कोई। मैं अब यह सोच रही थी कि जब मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा कि यह लड़की कोई और नहीं, एक काम वाली है, तो वह क्या कहेंगे। मेरे बेटे का तो दिमाग ही खराब हो चुका था, जो वो इस बिना कुछ सोचे समझे एक घूंघट वाली काम वाली को अपनी पत्नी के साथ दहेज में ही लेकर आ गया। जब शादी के बाद हम बारात लेकर घर पहुँचे तो मेरी बहू ने मुझसे कहा कि सासू माँ, यह काम वाली तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप जैसा चाहे इसे अपना काम लेना, यह आपकी बहुत सेवा करेगी। मैं अपनी बहू की बात सुनकर दंग रह गई कि यह बेचारी तो बहुत अच्छी है। मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी बहू ने तभी उस काम वाली को आवाज़ लगाकर मेरे कमरे में बुलाया और उससे कहा कि देखो, शादी की तैयारी के चक्कर में सासू माँ बहुत थक गई है, तो मैं उनके हाथ पांव दबाकर अच्छे से मालिश कर दो। आज से उनके सभी काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप जल्दी जाओ और सासू माँ के कमरे की अच्छी से सफाई कर दो ताकि यह आराम कर सके। जब वह काम वाली अंदर कमरे में चली गई तो मेरी बहू मुझे धीमी आवाज़ में बोली, सासू माँ, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मैं चौंक कर उसे देखा और पूछा कि कैसी प्रार्थना। मेरी बहू मुझसे कहने लगी कि वह बेचारी गरीब ज़रूर है, लेकिन वह एक बहुत अच्छे घराने से है और बहुत पर्दा करने वाली है। उस काम वाली का चेहरा तो मैं भी आज तक नहीं देख पाई, तो इसीलिए आप थोड़ा ख्याल रखना। मैं अपनी बहू से कहा, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं जब अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह काम वाली बड़ी लगन से कमरा साफ कर रही थी और साड़ी के साइड में से उसके गोरे गोरे हाथ दिख रहे थे। उस काम वाली की खूबसूरती देखकर तो मैं चौंक गई। बहुत ज़्यादा गोरा रंग था उसका। उसे मेरी मौजूदगी का पता चला तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया। मैंने उस काम वाली को आवाज़ देकर पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। उसी ने इशारा करके बताया कि मैं तो गूंगी हूँ। मुझे उस काम वाली पर बहुत रहम आया कि बेचारी इतनी खूबसूरत है और उसने कैसा भाग्य पाया है। एक तो काम वाली, ऊपर से गूंगी। खैर, वह काम वाली बहुत ही कमाल की थी। मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी बहुत सेवा करती थी। मेरी बहू के काम करने से पहले वह मेरा काम किया करती थी।
मैं उससे बहुत खुश रहने लगी थी, लेकिन मेरा छोटा बेटा उसके घूंघट से बहुत ज़्यादा परेशान था और बहुत चिढ़ता था। कुछ तो था भी, वह बहुत ज़्यादा शरारती। जब भी वह काम वाली उसके सामने से जाती तो वह उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता और उससे कहता कि घूंघट ऊपर करके मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। वह बेचारी तेज़ तेज़ कदमों से भागकर मेरे कमरे में आती और मेरे पीछे छुप जाती। मैं अपने बेटे को डांटती थी कि क्यों इस बेचारी काम वाली को बार बार चिढ़ता है। काम वाली रोज़ रात को मेरे सर और पाँव दबाती थी और मेरी मालिश करती थी। उस काम वाली के आने से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी, क्योंकि मेरे सारे के सारे काम उस काम वाली ने ही संभाल रखे थे। मेरा छोटा बेटा उसे हमेशा यह कहकर चिढ़ाता था कि माँ, यह मुँह तो ऐसे ढक कर रखती है जैसे कोई चोर हो, इसीलिए अपने सारे जेवरात ध्यान से रखा करो और उसके जाने के बाद ठीक से चेक कर लिया करो। वह काम वाली तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह गूंगी थी। वह बहुत साधारण सी लड़की थी, बस अपने काम से काम रखती थी। एक दिन मेरी कुछ दोस्त मेरे घर पर आई थी, तब भी मेरे काम वाली उनके सामने घूंघट में ही थी। तो उस काम वाली के जाने के बाद मेरे दोस्तों में से मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारी काम वाली घूंघट करके क्यों काम करती है। तो मैंने उससे कहा कि यह एक बहुत ही शरीफ घर से है, इसके घर वालों ने इसे बहुत मजबूरी में घर से बाहर निकाला है, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती हैं। मैंने अपने दोस्तों से वही सब कहा जो मेरी बहू ने मुझे बताया था। इस सब बात पर मेरी दोस्त ने मुझ पर हंसने लगी और मुझसे कहा कि वहीं कहीं औरतें भी औरतों से पर्दा करती हैं। क्या हमने बहुत सी औरतों को देखा है, मगर कोई भी औरत या लड़की आज के टाइम में ऐसे नहीं रहती और तो उसे पर्दा नहीं करती है। तुम इस काम वाली पर नज़र रखा करो, ज़्यादा नेक बनने वाले लोग ही पीठ पीछे धोखा देते हैं। मेरे दोस्तों की बातों ने मेरे दिल में कहीं ना कहीं शक का बीज बो दिया था। मुझे पहले तो शक नहीं था, बस अब वह सीधी सीधी काम वाली पर शक होने लगा था। मुझे कहीं ऐसे वाक़े याद आने लगे जिस पर मुझे उस पर शक होने की वजह मिल गई, और उन सब बातों को मैंने अपने मान कर भुला दिया था। कुछ दिन पहले की बात है, मेरी बहू ने उस काम वाली को किसी काम से अपने कमरे में बुलाया था कि तभी मुझे याद आया कि मेरे बड़े भाई ने मेरी बहू और बेटे को रात की दावत पर बुलाया है। मैं इस बात को बताने के लिए उसके कमरे में गई तो मैं ठिठक कर रह गई, क्योंकि मुझे मेरी बहू के कमरे से मेरी बहू की आवाज़ के अलावा भी किसी और औरत के हंसकर बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई और सोचने लगी कि बहू के कमरे में तो इस काम वाले के अलावा और कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर यह सब देखती कि इससे पहले ही मेरे छोटे बेटे ने मुझे आवाज़ देकर किचन में बुला लिया। मैं जब अपने बेटे की बात सुनकर वापस आई तो तब मैंने अपनी बहू से पूछा कि बेटा, तुम्हारे कमरे में से किसके बोलने की आवाज़ें आ रही थी। तो मेरी बहू ने मुझसे कहा, अरे सासू माँ, मैं तो टीवी देख रही थी, उस पर सीरियल की आवाज़ आ रही होगी। मैं अपनी बहू की इस बात पर यकीन कर लिया और सोचा कि यह काम वाली तो बोल ही नहीं सकती, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। उस काम वाली को हमारे घर पर आए हुए 1 महीना हो गया था और आज तक मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, तो वह आज कैसे बोल सकती है। इसके अलावा भी मुझे एक और बात याद आ गई। 5 दिन पहले जब यह काम वाली घर से बाहर जा रही थी तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपना घूंघट नीचे गिरा दिया, जिसको देखकर मैं डर रह गई। यह तो घर में इतना घूंघट करके रहती हैं, अब क्या बाहर बिना घूंघट के ही जा रही है। शाम को जब काम वाली घर लौटकर आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी। तो उसने मुझसे कहा कि
बहू की माँ ने मुझे किसी काम से बुलाया था। मैं उसका ही काम करके गई थी और मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो गई, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही तो मेरी बहू की माँ से बात हुई थी। उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि यह काम वाली हमारे घर आई हुई हैं। खैर, यह बात इतनी ज़रूरी ही नहीं, इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो बात करनी थी मैंने उससे पूछा, क्योंकि वह जो बिना घूंघट के गई थी उसके बाद मेरे दिल में हलचल मचा कर रख दी थी। मैंने उस काम वाली से पूछा कि जब तुम सुबह घर से बाहर निकली थी तो बिना घूंघट के क्यों गई थी? तुम्हारा चेहरा भी तो दिख रहा था। इस बात पर काम वाली ने मेरा नाम सर हिलाया और इस कागज़ पर लिखकर मुझे बताया कि मैं मास्क लगाकर रखा था। मुझे तब दोस्तों ने मेरी इस बात पर तसल्ली हुई भी उसका इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। दोस्तों ने मेरी इस बात पर तसल्ली करने के लिए तब जाकर मुझे उसकी बात पर यकीन हुआ। मैं फालतू में ही इस पर शक कर रही थी, लेकिन जब मेरी दोस्तों की बातों ने मेरे दिमाग में फिर से शक पैदा कर दिया था। मैं शाम को इस काम वाली को अपने कमरे में बुलाया कि तुम मेरे बेटे से घूंघट करती हो, इस बात को तो मेरी समझ में आती है क्योंकि वह तुम्हारे लिए गैर मर्द हैं, लेकिन औरतों से पर्दा करना मेरी समझ से बाहर है। तो मुझे तो अपना चेहरा दिखा ही दो। मेरी इस बात को सुनकर काम वाली बहुत ज़्यादा घबरा गई और कहा कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैं भी सोच लिया था कि आज किसी भी हालत में इस काम वाली का चेहरा देख कर ही रहूँगी। जैसे ही मैंने उस काम वाले का घूंघट उठाने के लिए उससे आगे बढ़ी तो वह काम वाली तेज़ तेज़ कदमों से भागने लगी और भागते भागते समय मेरे बेटे और बहू से टकरा गई। बेटे ने मुझसे पूछा, यह क्या हुआ माँ? आप इस काम वाले के पीछे क्यों भाग रही हैं? मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तो इस काम वाले का चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ने मुझसे कहा कि क्यों सासू माँ, मैंने तो आपसे मना किया था ना कि आप इस काम वाले का चेहरा नहीं देखेंगे और ना ही जिद करेंगे, फिर आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मैंने अपनी बहू से गुस्से से कहा कि इस काम वाली की घूंघट की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया था। अब तुम इस काम वाली से कहो कि या तो यह मुझे अपना चेहरा दिखा दे या फिर मेरे घर से निकल जाए, रफा दफा हो जाए। मेरी बहू ने मुझसे कहा कि यह आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। तो फिर मैंने उससे कहा कि निकल जाए मेरे घर से। तो इस बात पर मेरी बहू ने कहा कि यह इस घर से नहीं जाएंगी क्योंकि यह मेरी काम वाली है, मैं इसे अपने साथ ही लेकर आई थी। आप कौन होती हैं इसे काम वाली पर हुक्म चलाने वाली? अपनी बहू की इस बात को सुनकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि मेरी बहू एक काम वाली के लिए मुझे कितना डांट रही थी और मुझसे इतनी लड़ाइयाँ कर रही थी, मुझसे अपनी बदतमीजी से बात कर रही थी। और इतना ही नहीं, मेरा बेटा वहीं पर चुपचाप खड़ा था, अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देख रहा था। जब मैंने घूरकर वाली नज़रों से बेटे की तरफ देखा तो उसने कहा कि यह आप सास बहू और इस काम वाली का मामला है, आप लोग आपस में मिलकर ही इस मामले का हालचाल निकाल लें। इस बात को कहकर मेरा बेटा घर से बाहर निकल गया। मेरी बहू ने मुझसे कहा, मुंह बनाकर रखा और इस काम वाले का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। मेरा छोटा बेटा कुछ देर बाद वापस घर आया तो उसने मुझसे कहा कि इस मामूली सी काम वाली के लिए आपने भाभी से लड़ाई झगड़ा की, क्या ज़रूरत थी? आपको पता है ना यह भाभी हैं, आप जाइए और भाभी से माफ़ी मांगिए। अपने बेटे की बातें सुनकर मैं बहुत ही माफ़ी मांगने लगी। उसके कमरे में आई तो बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था।
अंदर का नज़ारा देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। बहू काम वाली बाई को गले लगाकर तसल्ली दे रही थी। बहू की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि क्या भला कोई अपनी काम वाली से इतनी भी मोहब्बत कर सकता है। मेरी बहू उसको गले लगाकर कह रही थी, तुम परेशान मत हो, बस कुछ दिन की बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं सासू माँ को भी अच्छे से समझा दूंगी। मैं थोड़ा और थोड़ा अंदर जाकर देखा तो उस काम वाली ने अपना घूंघट उठाया हुआ था। उसकी एक साइड मुझे दिख रही थी। मैं चौंक कर अपने कमरे में वापस आ गया। मुझे बहू की वही बात याद आ गई। उसने कहा था कि इस काम वाली का चेहरा नहीं देखा है। फिर वह काम वाली आज बहू के सामने अपना घूंघट कैसे उठाकर बैठी थी। मैं सोच रही थी कि एक मालकिन को कभी भी अपने काम वाली को गले से नहीं लगाना चाहिए और ना ही उसको इतना सर चढ़ाना है। फिर भी मेरी बहू ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे दिन के बाद मेरी बहू ने उस काम वाली को मेरे सारे कामकाज बता दिए और मेरी सारे कामकाज करने से मना कर दिए। वह काम वाली ज़्यादातर मेरी बहू के साथ ही रहती थी और उसे काम वाली को मेरे करीब भी नहीं भटकने देती थी। मैं यह भी सोचकर चुप रह गई थी कि कहीं मेरे घर का माहौल खराब ना हो और कोई लड़का लड़की झगड़ा होने की वजह से मेरा बेटा अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को उस काम वाली के चक्कर में घर से बाहर निकाल दे और शाम को वापस आने का पर दोनों ही अपने अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। उन दोनों का ऐसा करना मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरी तो इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं था। एक दिन मेरी तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई। मैं अपने कमरे में अपने छोटे बेटे से कहा कि काम वाले किचन में हो तो काम वाली से कहना तुम जाओ और उससे कहना कि मुझे एक कप चाय बनाकर दे दे। उस दिन इत्तेफाक से मेरा बेटा घर पर ही था, वरना इस समय मेरा बेटा अपने काम पर चला जाता है। मेरी बात सुनकर वह उस काम वाली बाई के पास किचन में गया। उसको गए हुए ही 2 मिनट हुए थे कि अचानक किचन में बड़ी बड़ी चीखें सुनाई दे रही थी जो मेरे बेटे की थी और आवाज़ आई तो उसकी आवाज़ को सुनकर मैं बहुत घबरा गई। तेज़ी से बिस्तर में उठी और भागती हुई किचन में गई। जब मैं किचन में पहुंची तो मैंने वहां जो नज़ारा देखा उसको देखकर मैं परेशान हो गई। मेरे बेटे ने उस काम वाली का बाजू पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वह काम वाली अपना चेहरा छुपा रही थी और कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, यह सब क्या हो रहा है? तुमने इस काम वाले का हाथ क्यों पकड़ रखा है? मेरे बेटे ने कहा और मुझसे कहने लगा, इसीलिए पकड़ा है ताकि यह भाग न जाए। किचन में आया था आपके लिए चाय को कहने, लेकिन मैंने देखा कि यह अपने चेहरे से पसीना साफ कर रही थी। यह अपने घूंघट से अपना चेहरा साफ कर रही थी और गलती से मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ गई और मैं इसका चेहरा देख लिया और मैं हैरानी से पूछा कि फिर क्या हुआ? कि इतने में ही बड़ा बेटा और बहू अपने कमरे में निकलकर बाहर किचन में आ बैठे। बेटा और बहू में आ गए। मेरी बहू आग बबूला होकर कहने लगी कि आप दोनों माँ बेटों मेरे काम वाली के साथ ऐसा कैसे सलूक कर रहे हैं? मेरा बेटा कहने लगा कि मैं आपकी काम वाली की शक्ल देख ली है और मैं अभी इसकी शक्ल दिखाता हूँ। और इतना कहकर वह उसने ज़बरदस्ती उस काम वाले का घूंघट खींच लिया। जब मैं उस कम उम्र वाले
काम वाली का चेहरा देखा तो मुझे याद आया कि मैंने इससे पहले भी इसे कहीं देखा है। ज़रा ध्यान से देखा तो मेरे मुंह से चीख ही निकल गई। मुझे याद आया कि यह तो वही है 6 मासूम लड़कियों की कातिल जो आजकल हर न्यूज़ चैनल पर नज़र आ रही है। मेरे दिमाग में पूरी की पूरी कहानी चलने लगी। न्यूज़ रिपोर्टर ने बताया था कि इस लड़की ने अपने मासूम 7 दोस्तों का कत्ल किया था, बड़ी ही बेरहमी के साथ। पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया और पुलिस ने बताया कि यह लड़की एक दिमागी बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी के चलते इसने जलन और दुश्मनी में अपने 7 मासूम दोस्तों को मार डाला। मैं पता चला कि यह कातिल लड़की पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई है। मैं क्या, पूरे देश को इस कातिल लड़की के बारे में पता था। इसकी शक्ल इतनी बार न्यूज़ चैनल पर दिखाई गई है कि अब तो इसको कोई भी पहचान सकता था। मेरे छोटे बेटे को तो इससे कोई भी पहचान सकता था। मेरे छोटे बेटे ने उस काम वाली को पहचान लिया था। मैं तो डर ही गई थी, इतनी खतरनाक लड़की हमारे घर में रह रही है। मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन कर लो। मैं अपनी बहू के चेहरे को देखा, उसको तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैंने बेटे से कहा, मेरी शक्ल क्यों अच्छी नहीं दिख रही है क्या? जल्दी से मेरी बात सुनकर मेरी बहू पुलिस को फ़ोन करके मेरी इस बात को सुनकर मेरी बहू अपने पैरों में गिर गई और कहने लगी, सासू माँ ऐसा नहीं कीजिए, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है, मेरी सगी बहन। तभी मेरे बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैं इस बात को पहले से जानता हूँ। इस बात को सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा गया कि इन दोनों ने मिलकर के इस कातिल लड़की को मेरे घर में रखा हुआ था। छोटे बेटे ने जैसे ही फ़ोन की तरफ देखा, हाथ बढ़ाया तो मेरे बड़े बेटे ने उसे रोक लिया और कहा कि मेरी माँ मेरी पूरी बात तो सुनो। इतने में ही मेरी बहू की बहन बोलने लगी कि आप मेरी बात सुन लो प्लीज़, फिर आपको जो ठीक लगे आप वह करना। हम 7 दोस्तों का ग्रुप था। जब सब आपस में बहुत प्यार से रह रहे थे और सब काम मिलकर जुल कर ही करते थे। मेरी दोस्त काव्या को एक लड़का बहुत पसंद करता था, उसके पीछे हाथ धोकर ही पड़ा था। मेरे दोस्त काव्या को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह कहती थी कि अजीब सा पागल है, और सच में यह लड़का पागल ही था। एक दिन अचानक वह सब लोगों के सामने काव्या को प्रपोज करने लगा। काव्या के साथ साथ हम सब लड़कियों ने को भी बहुत गुस्सा आया कि वह लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने इसी बात पर काव्या ने उस लड़के के गाल पर थप्पड़ मार दिया और हम सभी दोस्तों ने मिलकर उसे बहुत खरी खरी सुनाई, उसे बहुत सी बातें बुराई दी और सुनाई दी। उस लड़के का मजाक उड़ाया और कोई भी लड़का अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने लिए, और हम लड़कियों ने बदला लेने का सोचा। वह लड़का पहले ही साइको टाइप का था। इस वाक़ये के पूरे ही दिन के बाद हम सभी दोस्त थे काव्या के घर पर इकट्ठा हुए थे और खाना खाते हुए हम सब चौंक गए क्योंकि काव्या के कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। हमारी एक दोस्त काव्या के कमरे में देखने गई तो वह लड़का चाकू से काव्या को मार रहा था। वह डरकर भागा तो उससे लड़के ने उस लड़की को मार डाला। उस साइको लड़के ने एक एक कर मेरी 7 दोस्तों को बड़ी बेरहमी से चाकू गोंद कर मार डाला। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहीं खिड़की से कूद गई। तेज़ी से भागते हुए अपने घर आकर अपने कमरे में छुप गई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। उस साइको लड़के ने बड़ी
डर और बड़ी हैरानी से मुझे देखा और मुझे भी डर लगा। अब मुझे डर था कि कहीं वह मुझे भी ना मार दे, लेकिन वह लड़का बहुत चालाक निकला। उसने मेरी सारी दोस्तों के कत्ल का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही डाल दिया और इसी हत्या के आरोप में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मेरी बहन ने अपने पति के साथ मुझे जेल से निकाल लिया और मेरी बहन मुझे अपने काम वाली बनाकर अपने साथ अपने ससुराल में ले आई। मैंने कुछ दिन कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। इस पुलिस वाले ने मुझे हर जगह ढूंढ रखा है और मीडिया ने भी मुझे हर जगह जलील कर दिया है था। इसलिए मेरी दीदी मुझे अपने साथ पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लेकर आई थी। मेरी बहू रोते हुए मुझसे कहने लगी, इसका कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन बेकसूर है। मैं और मेरे पति इतने दिनों से इसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं और हमने उस साइको लड़के के पीछे अपने जासूस लगा रखे हैं। उस लड़के के खिलाफ़ बहुत से सबूत जमा कर लिए हैं। हम 1-2 दिन में ही यह सारे सबूत मीडिया को रिपोर्टर को देने वाले हैं ताकि मेरी बहन की बेगुनाही साबित हो सके। सारी सच्चाई सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे और बहू ने मुझे वह सारे सबूत दिखाए जो उन्होंने पिछले 3 महीने से जमा किए थे और यह सब कुछ सच था। अब बेचारी बेकसूर लड़की भाग्य के हाथों मजबूर होकर एक काम वाली बनकर रह गई थी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी बहू ने वह जो सारे सबूत इकट्ठा किए थे वह न्यूज़ चैनल में दिए और वह लड़की जो बिना कुछ किए गलत इल्ज़ाम में फंसकर जिल्लत और रुसवाई से जी रही थी, सब लोग उससे हमदर्दी करने लगे। जो पहले उस लड़के को कातिल कह रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे, अब सब लोग उसे इज्जत देने लगे थे और उसे साइको लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। मुझे उस प्यारी सी लड़की पर बहुत तरस आ रहा था, इसीलिए मैंने अपने छोटे बेटे की शादी उससे कर दी और उसे अपनी दूसरी बहू बनाकर अपने घर ले आई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।